हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। बचपन से हम लोग यही स्लोगन सुनते आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हालात बदले हैं तो स्लोगन भी बदल गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं एम.के. स्टालिन कि क्यों न नवविवाहित 16-16 बच्चे पैदा करें। हालांकि उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, मकसद ये था कि ज़्यादा बच्चे क्यों न पैदा करें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि जिन लोगों को 2 या से 2 से अधिक बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे। और बात सिर्फ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक नहीं रहती है, पूरी दुनिया में इस पर बहस शुरू हो गई है। और यहाँ तक कि एलन मस्क तक ने कहा कि लोगों को बच्चा पैदा करने में खर्च की चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनका अलग लॉजिक था, लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा उठा है उस मुद्दे के पीछे 2-3 खास वजह हैं। एक तो बूढ़ी होती आबादी है, जिसको एजिंग पॉपुलेशन कहते हैं, और दूसरा राजनीति भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि राजनीति इसलिए ज़्यादा है कि आबादी कम होगी तो आपको लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व घट जाएगा, फिर केंद्र सरकार में आपका दबदबा कम हो जाएगा। ये भी एक चिंता है। और इन चिंता के बीच केंद्र सरकार से जो फंड जाता है उस फंड में भी हिस्सेदारी कम हो जाएगी अगर आपने जो है आबादी आपके राज्य की कम होती है तो आबादी कम होने के कई सारे नुकसान भी हैं, और बूढ़ी होती आबादी के अपने अलग नुकसान हैं। तो आज हम इसी पे करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस चर्चा में कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उन मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। भारत की 140 करोड़ से ज्यादा आबादी को बोझ की तरह कम और डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर ज्यादा देखा जाता रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब हालात भी बदल रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों के आबादी बढ़ाने को लेकर दिए गए बयान आने वाले दिनों में गंभीर समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में लोगों की बढ़ती औसत उम्र पर चिंता जताते हुए 2 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिनके पास 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वही लोग आगे जाकर स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ पाएंगे। नायडू इसके लिए कानून बनाने की बात भी कर रहे हैं। नायडू के मुताबिक आंध्र में कई जिले ऐसे हैं जहां के गांवों में अब सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो 2047 तक गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। नायडू के मुताबिक आंध्र प्रदेश का फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.6 हो गया है। ऐसे में हमें अपनी जनसंख्या को मैनेज करने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश के पड़ोस में भी आबादी को लेकर चिंता हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी घटती आबादी पर चिंता जताई है। स्टालिन ने कहा है कि पुराने समय में बुजुर्ग लोग नवविवाहित जोड़ों को 16 तरह की संपत्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद देते थे। अब ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं देता। अब लोग छोटे परिवार में विश्वास करने लगे हैं। हमारी आबादी कम हो रही है, इसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा। शायद अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े 16 बच्चे पैदा करें। आबादी के हिसाब से देखें तो नायडू और स्टालिन के बयान अपनी अपनी जगह सही लगते हैं। भारत का औसत फर्टिलिटी रेट 2.1 है, यानी देश में हर महिला औसतन 2 या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही है। फिलहाल इस फर्टिलिटी रेट को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक 2 के नीचे गिरता है तो ये जनसंख्या में गिरावट का संकेत देता है। दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता इसी में छुपी है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों का फर्टिलिटी रेट 2 के नीचे चला गया है। इसमें आंध्र प्रदेश का 1.70 और तमिलनाडु का फर्टिलिटी रेट 1.80 पर है। लेकिन ये मामला सिर्फ आबादी बढ़ाने तक सीमित नहीं लगता है। पिछले कुछ सालों में उत्तर बनाम दक्षिण को लेकर जो बहस छिड़ी है उसमें इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। 2026 के बाद परिसीमन होना है, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या आबादी के हिसाब से बढ़ेगी। इसके लिए 10 लाख की आबादी पर 1 लोकसभा सीट का फॉर्मूला बताया जा रहा है, लेकिन दक्षिण के राज्य आबादी के आधार पर सीट बढ़ाने के विरोध में हैं। उन्हें डर है कि इसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव और कम हो जाएगा। इसके अलावा दक्षिण के राज्य केंद्र सरकार पर राजस्व के बंटवारे में भेदभाव का मुद्दा भी उठाते रहे हैं।
तो ऐसे में नायडू या स्टालिन के बयान को सिर्फ आबादी बढ़ाने तक ही देखा जाए या फिर इसका मुखड़ा कुछ है और बात कुछ और। बुजुर्गों की बढ़ती आबादी कितनी गंभीर समस्या है? क्या ज्यादा बच्चे पैदा करना इसका सॉल्यूशन है या फिर नायडू और स्टालिन एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं? बिल्कुल, तो ये सारा जो मुद्दा है इसके सामाजिक मायने हैं, राजनीतिक मायने हैं और आर्थिक मायने भी हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम लोग, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर साहब, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे, पॉपुलेशन कंट्रोल मूवमेंट के फाउंडर मनु गौर, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुथरेजा और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर पीएम कुलकर्णी भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। तो इन सब से बातचीत करेंगे, लेकिन शेखर अय्यर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा, चूँकि साउथ की राजनीति पर आप काफ़ी गहरी पकड़ भी रखते हैं। अगर संविधान के अनुच्छेद 81 की बात करें, उसका इंटरप्रिटेशन ये निकाला जा रहा है कि अगर 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस हिसाब से देखें तो अभी केरल की अनुमानित आबादी जो है 3.57 करोड़ के आसपास है, 20 लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश की अनुमानित आबादी 23.56 करोड़ है और लोकसभा सीट 80 है। लेकिन अगर परिसीमन किया जाता है, मौजूदा आबादी के हिसाब से अगर सांसदों की संख्या दी जाती है, तो केरल के लोकसभा सांसद 20 से बढ़कर 35 हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बढ़ोतरी 80 से बढ़कर 235 तक हो सकती है। जाहिर तौर पर केंद्र में इन साउथ के राज्यों की भागीदारी कम हो जाएगी। तो शेखर अय्यर साहब, इनकी चिंता तो जायज़ लग रही है, क्यों? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इनकी चिंता 2-3 कारण है जो आपने बताया। स्टालिन की चिंता ज़्यादा राजनीतिक है और चंद्रबाबू की चिंता ज़्यादा आर्थिक है। और बात है कि क्या, क्योंकि अभी सेंसस होने वाला है, हो सकता है जनवरी 2025 से शुरू होके दिसंबर 2025 तक खत्म हो जाए और 26 में इस सारे डेटा कोलेक्ट करके फिर आगे जो लोकसभा चुनाव होगा 2029 पे, उससे लागू होने की बात है डिलिमिटेशन की। लेकिन डिलिमिटेशन को लेकर जो अभी जितना फॉर्मूला पहले लागू रहा है, उस फॉर्मूले को बदलने की बात कई दिनों से चल रहा है कि वो फॉर्मूला सही नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण के जितने स्टेट्स हैं उनका मानना है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जोर से और अच्छी तरह से उसको मैनेजमेंट किया है। लेकिन उत्तर भारत में इस तरह की मैनेजमेंट नहीं हुई है। और आज अगर फाइनेंसिस की बात करें, उनका कहना है कि हमारे से अगर हम 1 रुपया का हमारे जो सेंट्रल पूल में अगर टैक्स जाता है, जो कलेक्ट होके जाता है हमारी राज्यों से, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, केरला हो या तेलंगाना हो, लेकिन वापस में हमें 1 रुपये से कम मिलता है। इस तरह उनकी आर्ग्यूमेंट है। और स्टालिन की तो दूसरा सोच है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो डिलिमिटेशन होगा, क्योंकि बीजेपी का डोमिनेशन आज उत्तर भारत में है, ये सीटों के बढ़ाने के बाद हो सकता है बीजेपी की डोमिनेशन बढ़ जाए और डीएमके जैसे पार्टी को ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन मेरी जो जितनी अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, क्योंकि पहले सेंसस होगा, सेंसस के पास फिर डिलिमिटेशन काम होगा। डिलिमिटेशन में हर लोकसभा चुनाव क्षेत्र कितने आबादी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें असेंबली सीट्स का भी बात है। कई सॉल्यूशंस की बात हो रही है कि आप लोकसभा सीट मत बढ़ाइए, केवल असेंबली सीट बढ़ा दीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट का ज़्यादातर काम जो केंद्र कानून का है, पॉलिसी का है, लेकिन जो सुशासन का काम है वो राज्यों का काम है, इसलिए वहां पे ज्यादा लोगों की रिप्रेजेंटेटिव की ज्यादा ये मायना रखता है, इसलिए केवल असेंबली सीट बढ़ाई। तो कई फॉर्मूला की बात हो रही है, कई सॉल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन अभी से ये बहस अच्छा, दूसरी बात हमें समझना चाहिए, क्योंकि आप जो फिगर्स दे रहे थे, जो TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब जो भारत में एक महिला या राज्य में एक महिला कितने बच्चे को जन्म दे रही है, अगर वो 2 से कम है, ये केवल दक्षिण राज्यों में नहीं है, आप देख लीजिए असम में भी 2 से कम है, गुजरात में 2 से कम है, हरियाणा में 2 से कम है, उड़ीसा में 2 से कम है, महाराष्ट्र में भी 2 से कम है, पश्चिम बंगाल में भी 2 से कम है। पश्चिम बंगाल में तो 1.6 है, सिक्किम सबसे लोएस्ट है, 1.1 है। तो उनको अगर एवरेज दिखा जाए, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब एवरेज के हिसाब से, अगर एक महिला इन राज्यों में
2 बच्चे से कम यानी केवल 1 बच्चे पैदा कर रही है, तो दूसरा समस्या भी, जिस समस्या का आपने जो शुरू में जो रिपोर्ट में बताया कि एजिंग पॉपुलेशन, जिस बात को चंद्रबाबू नायडू ने जिक्र किया, यह बात को स्टालिन ने नहीं जिक्र किया। चंद्रबाबू ने कहा है कि एजिंग पॉपुलेशन की वजह से जो आर्थिक क्राइसिस पैदा होगी, वो दूसरी बात है। जो प्रॉब्लम आज चाइना में है, जापान में है, दोनों ही समस्या और कई यूरोपीय में है। ये दोनों ही बात आपने कही कि ये इस पे दोनों पे चर्चा करेंगे हम लोग। दोनों समस्याओं को हम लोग एक्नॉलेज करते हैं। एक एजिंग पॉपुलेशन है जिसके अलग नुकसान है, और दूसरा जो राजनीतिक मायने है, चूंकि इसमें राजनीतिक से ज़्यादा जोड़कर देखा जा रहा है। पहले भी ये मुद्दा उठा है, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि बहुत सारे डिमांड हैं, और एक विकल्प ये भी हो सकता है कि डिलिमिटेशन का हम लोग फार्मूला बदल दें, और जो फार्मूला है कि 10 लाख पे ही हम लोग एक सांसद रखें, इस फार्मूले के बजाय किसी और रास्ते को अपना सकते हैं। और मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन के इस विकल्पों पर पहले भी जब ये आयोग बना है तब तक इस पे चर्चा हुई, अलग अलग सुझाव आए हैं। प्रोफेसर अभय दुबे साहब, क्या लगता है कि सरकार को ऐसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए? क्योंकि अगर आप ऐसे विकल्पों पर विचार नहीं करेंगे तो जो लोग केंद्र सरकार की पॉलिसी फैमिली प्लानिंग को काफ़ी गंभीरता से एक बिल्कुल अनुशासित स्टूडेंट की तरह पालन किए, वो अपने आप को पनिश्ड फील करेंगे। नहीं, ठीक बात है बिल्कुल। और शेखर अय्यर साहब ने जो बात कही है, उनके विश्लेषण से और उन्होंने जो बातें कही हैं उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। जब मैं 80 के दशक की शुरुआत में दिल्ली रहने के लिए आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर करोलबाग नाम का एक निर्वाचन क्षेत्र है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, करोलबाग नाम का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। तो मैंने पाया कि मैं उत्तर प्रदेश के जिस शहर का रहने वाला हूं, उसकी तो आबादी उसकी जो विधानसभा क्षेत्र है उससे भी कम है। तो एक दिल्ली की विशेष परिस्थितियों में जब एक विधानसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र से भी छोटे इलाके पर एक सांसद हो सकता है, तो इस तरह के तमाम सारे विकल्प दक्षिण भारत के बारे में क्यों नहीं सोचे जा सकते? जहां पर आबादी कम है वहां के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर 10 लाख या एक बहुत बड़ी आबादी के ऊपर ही एक सांसद बनाया जाए। तो ये इस तरह के बहुत सारे वैकल्पिक चिंतन हो सकते हैं, बहुत सारी पद्धतियां इजाद की जा सकती हैं जिससे कि दक्षिण भारत जो है आबादी को उसने नियंत्रण करने में बेहतरीन काम किया, इसलिए उसको दंडित न किया जा सके। अब समस्या इसमें क्या है? ये बात स्टालिन को और चंद्रबाबू नायडू को क्यों उठानी पड़ रही है? यानी पाले के दोनों तरफ से बात उठ रही है। जो केंद्र सरकार के विपक्ष में है वो भी उठा रहे हैं, जो केंद्र सरकार में सहयोगी हैं वो भी इस बात को उठा रहे हैं। ये क्यों उठानी पड़ रही है? इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि वो इस समस्या के ऊपर गौर कर रहे हैं। वहां उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा क्या बह रही है जिसका आपने जिक्र नहीं किया, और बिल्कुल ठीक ही जिक्र नहीं किया। मैं केवल उस कमी को पूरा कर देता हूं। मेरा कहना है कि बिहार में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक सदस्य गिरिराज सिंह एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा में उनका मुख्य तर्क यही है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है सीमांचल वाले इलाके में। तो उन्होंने इस आबादी वाले प्रश्न को पूरी तरीके से सांप्रदायिक राजनीति का औजार बना दिया है, जो कि हिंदुत्ववादी 19वीं सदी से लगातार बनाते आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बजाय इसके कि इस मुद्दे के जो आर्थिक और सामाजिक समस्या, मुद्दे की जो आर्थिक सामाजिक पहलू हैं उनके ऊपर ध्यान देकर एक नीति बनाने की तरफ बढ़े और उसके लिए कार्रवाई करती हुई दिखे, सोचती हुई दिखे, प्रयास करती हुई दिखे, पहलकदमी करती हुई दिखे, वहां पे उल्टा हो रहा है। उनके एक केंद्रीय मंत्री संविधान के सारे निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आबादी की समस्या का सांप्रदायिकीकरण कर रहे हैं। पूरे बिहार में घूम घूम के यही कर रहे हैं वो। बिल्कुल, ये एक पूरे डिबेट का एक अलग पहलू है। उस पर भी हम लोग समय में रहा तो चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर PM कुलकर्णी साहब, नमस्कार। हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि ये जो मामला उठ रहा है कि हमें बराबरी का हक चाहिए तो आबादी बढ़ानी होगी, क्या कोई और रास्ता हो सकता है या फिर आबादी बढ़ाना ही एक विकल्प बचता है? देखिए, ऐसी बात है कि सच बताए तो कोई भी आबादी नहीं बढ़ाना चाहते। पहले जो होता था लोगों को 4-5 बच्चे होते थे, अब ज्यादातर 2 बच्चे हैं, 2 से भी कम है। और ये बात नहीं है कि सिर्फ एक प्रदेश में ऐसे हुआ है, पूरे भारत पर प्रजनन दर कम हुआ है, पूरे भारत पर सभी राज्यों में। लेकिन उसमें ये हुआ है कि कई राज्य काफी आगे है इसमें, इस जिसे ट्रांजिशन बोलते हैं, इसमें कई राज्य काफी आगे है। जैसे दक्षिण के अधिकतर राज्य, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, ये काफी आगे है। इसलिए वहां जनसंख्या वृद्धि दर
पहले कम, सबसे पहले कम हुआ और आगे की वृद्धि वहां कम होगी। और जो ये है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वगैरह, वहां काफी दिन तक चलता रहेगा, लेकिन वहां भी प्रजनन दर कम हुआ है। सो ये होगा अब 2040-50 के बीच में 8-10 राज्यों में जनसंख्या वृद्धि कम बंद ही होगी, मतलब जीरो ग्रोथ जैसे होगा। लेकिन कई राज्यों में 2060-70 तक जनसंख्या वृद्धि होगी। इससे होगा क्या कि एक ग्रोथ में इम्बैलेंस हो जाएगा। सभी जगह जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रहा है, लेकिन जो इम्बैलेंस हो रहा है, कई आगे है, कई अभी उनके पीछे है। सो इसलिए कई राज्य जो है, दक्षिण के राज्य, वहां जनसंख्या जो शेयर है भारत की जनसंख्या में, वो 1-2% से कम होगा हर राज्य के लिए, और कई राज्यों में 2-3% से बढ़ जाएगा। तो अगर मतलब वैसे ही है, पार्लियामेंट्री सीट्स जनसंख्या के आधार पर है, 71 के बाद वो फ्रीज हुआ है, लेकिन वो 2026 के बाद डी फ्रीज हो जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ तो कई राज्यों को ज्यादा पार्लियामेंट्री सीट मिलेगी, लोकसभा सदस्य, कई राज्यों को कम हो जाएंगे। तो इसमें तो इम्बैलेंस होता है, ये तो होने वाला है, इसमें और कुछ कर नहीं सकते। अगर उन राज्यों ने कहा कि देखिए ऐसे हो रहा है, हमारी पावर कम हो रही है, पार्लियामेंट में हमारा शेयर कम हो रहा है, हम जनसंख्या बढ़ाएंगे, तो लोग तो नहीं मानेंगे। लोगों ने अपने आप ये कर लिया है कि जनसंख्या ज्यादा होनी नहीं चाहिए। ये परिवार नियोजन सरकार का तो प्रोग्राम था, लेकिन अब लोगों ने सोच लिया है कि ज्यादा परिवार बड़े नहीं होने चाहिए। और ये सभी जगह हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, सभी राज्यों में हो रहा है। कम कई जगह पहले, कई जगह सभी राज्यों में। तो ऐसे कहा कि देखो आप तक ये होता, हम पहले बोलते थे आप 2 या 3 बच्चे होने चाहिए, सरकार बोलती है, तो लोगों ने कर लिया क्या? लोगों ने नहीं किया, कई साल तक नहीं किया लोगों ने। जब लोगों को लगा कि ये अपने हित में है, तो लोगों ने कम बच्चे पैदा कि 2 बच्चे ठीक है, 4-5 ठीक नहीं है। जब 1970-80 के बाद धीरे धीरे ये होने लगे। अब आप उल्टा बोलने लगे कि नहीं, हमारे राज्य के लिए ज्यादा बच्चे होना अच्छा, जनसंख्या बढ़नी चाहिए, तो भी लोग नहीं मानेंगे। चीन में क्या हुआ देखिए, चीन में तो उन्होंने 1 बच्चे का रूल कर दिया 1980 में। अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, आप ज्यादा बच्चे होने चाहिए, लेकिन लोग मानते हैं क्या? और कई यूरोपियन देशों में, राज्यों में, जापान में, और कई जगह उन्होंने इंसेंटिव दिए, ज्यादा बच्चे हो तो आपको अलाउंस मिलेगा, लंबी मैटरनिटी लीव मिलेगी, 1 साल 2 साल के लिए फुल पेड। फिर भी प्रजनन दर ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो लोग अपने हित में सोचते हैं, जो सरकार चाहती है और बाकी के लोग चाहते हैं, वो ज्यादा नहीं सोचेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब भले ही कुछ सरकारें अलग अलग वजहों से अलग अलग हित को साधने के लिए जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अब लग गया है कि जनसंख्या कम होने से, यानी कम घर में कम परिवार के सदस्य होने के अपने अलग फायदे हैं। और इसमें एक चीज़ और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अब आप चाह के भी जनसंख्या बढ़ाने की तरफ इंसेंटिव भी देंगे, तब भी लोग अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे में ये जो इम्बैलेंस है, या फिर ये जो चिंता है राजनीतिज्ञों की, या फिर कई बार विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? क्या हम लोग बेहतर तरीके से अपने जनसंख्या का कहे कि प्रोडक्टिव ये बढ़ाएं, कि बेहतर लेबर फोर्स की क्वालिटी बढ़ाएं, या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं दूसरे मायने में, या फिर कुछ और रास्ता हो सकता है? मनु गौर साहब, ऐसे हालात में क्या करें? जनसंख्या कम करने को तो कम कर लिए, लेकिन बढ़ाना ईजी होगा नहीं, लेकिन कम होने का अलग नुकसान सामने दिख रहे हैं। देखिए, अभी सब लोगों ने जो चर्चा करी, किसी ने चीन का उदाहरण दिया, किसी ने अन्य यूरोपीय देशों का उदाहरण दिया जहां पे फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, और वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। उन देशों में, उन देशों की जनसंख्या उनके भूभाग और उनके संसाधनों के अनुरूप कितनी रही है। जिस चीन की हम बात करते हैं, चीन हमारे से 3.25 गुना बड़ा है, और आज उससे ज्यादा जनसंख्या इस भूभाग पर हमारी है। तो आज हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे देश में बेरोजगारी की बातें सब उठाएंगे, हमारे देश में भुखमरी की बातें सब उठाएंगे, अच्छे संसाधन नहीं मिल रहे, हेल्थ इश्यूज अच्छे नहीं हैं, हेल्थ सेक्टर में अच्छी चिंता नहीं हो रही है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हेल्थ की भी तो जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो वो सारे संसाधन कहाँ से आएंगे? आपका इकोनॉमिक चैनल है, टैक्स पेयर के पैसे से ये देश चलता है,
राजनेताओं का कुछ नहीं जाता, उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए आवश्यकता है वोट की, और वो बस आके बोल देते हैं आप जनसंख्या बढ़ाओ, ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे ज्यादा बच्चे पैदा तो कर लेंगे, उन ज्यादा बच्चों को खिलाएगा कौन, उन्हें अच्छी परवरिश कौन देगा, उनके लिए अच्छा भविष्य कौन तैयार करेगा, इसकी चिंता क्या ये राजनेता करते हैं? सबसे अहम चीज ये है, और जिस चीज को इसके पीछे बेसिक मुद्दा क्या है, ये 1976 में भी ये मुद्दा उठा था, ये 2002 में जब कमीशन बना परिसीमन का तब भी ये मुद्दा उठा, जब उसकी रिपोर्ट आई 2008 में तब भी ये मुद्दा उठा, और सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को पढ़िए, आज भी 2024 का अभी हम रिसेंटली आम चुनाव से निकल कर आए हैं, रिसेंटली आज भी हमारे यहाँ जो सबसे कम मतदाता है लक्षद्वीप में है। आज लक्षद्वीप में 65,000 मतदाताओं पे एक सांसद चुन के आता है, और वहीं तेलंगाना का मरकाजगिरी सीट जो है वहां पे 31.5 लाख वोटर है, वहां पे 31.5 लाख वोटरों से एक सांसद निकल कर आता है। आप लद्दाख को देखिए, आप अंडमान निकोबार को देखिए, आप दादर नगर हवेली को देखिए, जहां से सांसद 2-2 लाख 3-3 लाख वोटों पर बनकर आ रहे हैं। तो जो डिस्पैरिटी की आबादी के कारण बात हो रही है, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण समझने की आवश्यकता है कि हमारा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। आजादी के समय हमारा जो अर्बन रूरल डिवाइड था वो अब हमारा वो बड़ा था। आज की डेट में हमारी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन लगभग बराबर हो गई है। जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, ये समस्या हमारे सामने भविष्य में दोबारा आके खड़े होने वाली है। तो इसके लिए उचित है कि अगर 1976 में जब इस चीज की चिंता की गई थी, और उसी समय से अगर हमारे देश में एक इफेक्टिव पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई होती, जो संसाधनों के अनुरूप जनसंख्या का विकास हुआ होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती कि कुछ राज्यों की जनसंख्या कम है, कुछ की ज्यादा है। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। उन्हें आज भी भविष्य की इस चिंता को देखते हुए, और जिस फर्टिलिटी रेट की सब बात करते हैं कि फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो गया, आप किस फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं? जो सारे के सारे सैंपल सर्वे है, सेंसस हमारा हुआ नहीं, 2011 का डेटा लेटेस्ट है हमारे पास। जब आ जाएगा इस बार का डेटा, उसके बाद देखिएगा कि हमारा फर्टिलिटी रेट कितना कम हुआ है। तो बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि आपने बहुत ही मूल सवाल उठाया कि ये समस्या अभी अचानक से उठ खड़ी नहीं हुई है, ये पहले से समस्या थी। जब परिसीमन आयोग बना था उस टाइम भी ऐसा अंदेशा जताया गया था कि इस तरह के मुद्दे निकल करके सामने आएंगे। अगर उसी वक्त एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना दी गई होती तो ये समस्या शायद निकल कर नहीं आती। लेकिन अब मुद्दा सिर्फ परिसीमन तक नहीं आकर रुकता है, फर्टिलिटी रेट तक नहीं रुकता है, और ना ही एजिंग पॉपुलेशन तक रुकता है। अब लोग यहाँ तक चर्चा करना शुरू कर दिए हैं कि अगर पूरी आबादी में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जाएगी तो डिपेंडेंसी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक अलग समस्या को जन्म देता है, जो हमने कई सारे यूरोपियन देशों में देखा भी है, जापान में भी वहाँ भी देखा है। पूनम मुत्रेजा जी, आपका क्या इसमें राय है कि ऐसे हालात में जहाँ दोनों दो धारी तलवार है, क्या कर सकते हैं, रास्ता क्या है बीच का? पूनम जी, आप शायद म्यूट पे हैं, अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो आवाज हम तक पहुंच पाएगी। हाँ, सॉरी, आप म्यूट पे हैं? सॉरी, अब तो नहीं हूं ना? हाँ, हाँ। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही, बताएं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेन मुद्दा जो है, एलिफेंट इन द रूम जिसे कहते हैं, ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है। एजिंग पॉपुलेशन जो मिस्टर नायडू ने मुद्दा उठाया, यस, इंडियाज पॉपुलेशन इज एजिंग, पर ये हमें पहले से पता था, कोई ये नई बात नहीं है। और हमने जो अभी भी हमारी 10% आबादी है वो सीनियर सिटीजन्स की है, एजेड पॉपुलेशन की है। हमने उनके लिए ना तो स्वास्थ्य की कोई चिंता करी, ना उनको सोशल सिक्योरिटी, स्पेशली जो गरीब प्रांत हैं हमारे देश में, वहां पे हमें कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर नायडू कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया। दूसरा कि हमारे एजेड प्रोडक्टिव रहे। पर जहां तक इसकी बात चल रही है डिलिमिटेशन की, जिसके कारण ये आवाजें उठाई जा रही हैं, मैं समझती हूँ कि आवाज उठाना सही है, पर सीधे तौर से उठानी चाहिए कि देयर विल बी अ डिसएडवांटेज
टू सदर्न स्टेट्स के उनके पैसे भी कम होंगे, उनके कंस्टिट्यूएंसीज भी कम होंगी। इसको लेके मुझे लगता है यू कांट पनिश स्टेट्स जिन्होंने अच्छा काम दिखाया है, वो है साउथ इंडियन स्टेट्स। सिर्फ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो उन्होंने सिर्फ नहीं किया, उन्होंने विमेन में इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनकी एजुकेशन में, अच्छे हेल्थ में और अच्छे गवर्नेंस जो हेल्थ को रिलेटेड और एजुकेशन को रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि हमें एक सिर्फ डिबेट नहीं, ऑल्टरनेटिव्स देने चाहिए। चंद्रबाबू नायडू जी तो एनडीए के पार्टनर हैं, ही इज इन द बेस्ट पोजीशन टू कि वो सेंटर के साथ कोई ऐसा समाधान निकाले, मिल के जुड़ के विशेषज्ञों को लेके कि हम जैसे आपके पहले स्पीकर ने कहा कि बहुत से प्रांत है जहां पॉपुलेशन बहुत कम है और कंस्टिट्यूएंसीज के भी नंबर्स कम हैं। हम क्यों नहीं डिलिमिटेशन के द्वारा एक नई सोच लेके आए, क्योंकि पूरा विश्व और इंडिया बहुत जल्दी से बदल रहा है। पॉपुलेशन डायनामिक्स इसे कहते हैं, डायनामिक्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं और मुझे लगता है कि हर नीति हमारी, हर प्रोग्राम ये पॉपुलेशन डायनामिक को लेके धीरे धीरे कम होनी चाहिए। जहां तक ये सवाल है कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें इन दोनों स्टेट्स में, अरे 2 साल में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। आप 2 साल में कैसे बच्चे इतने पैदा कर पाएंगे कि आपकी कंस्टिट्यूएंसीज इंपैक्ट नहीं करें। तो ये जो इन्होंने उठाया है मुद्दा, इशारा किया है, एक डायरेक्ट डिस्कशन होना चाहिए और ये भी उनको मालूम होना चाहिए। और मुझे लगता है ये दोनों स्टेट्स जो बहुत अच्छा काम किए हैं और एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनको मालूम भी होना चाहिए कि किसी भी देश में पॉपुलेशन का रिवर्सल नहीं हो पाया है और ना ही ये हो सकता है। अगर हम उदाहरण अच्छे लेना चाहते हैं तो हम नॉर्वे, फ्रांस और डेनमार्क का उदाहरण ले, जहां पॉपुलेशन स्टेबलाइज हुआ है। माने कि वहां पे महिलाएं 2 और 2 के करीब बच्चे दे कंटिन्यू टू हैव। क्यों? क्योंकि उनको वर्क और फैमिली लाइफ बैलेंस के लिए स्टेट बहुत सपोर्ट करती है। गौर साहब हमेशा कहते हैं पैसे कहाँ से आएंगे। पैसे अगर हम यंग पीपल में इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास 370 करोड़ यंग पीपल है, मेजॉरिटी ऑफ हु आर नॉट स्किल्ड, और जो स्किल्ड है बहुत से लोग हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर जा रहे हैं। हमें यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, स्किलिंग करनी चाहिए, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ से जो पैसा आएगा वो हमें अपने लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए, एजिंग पॉपुलेशन और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमारे हेल्थ में है, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए। और महिलाओं को सिर्फ स्टेट सपोर्ट नहीं, फैमिली सपोर्ट भी चाहिए। हमारे पुरुष, यहाँ पे सब पुरुष बैठे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, पर जो पुरुष प्रधान देश है हमारा, वहां पुरुष बिल्कुल महिलाओं को हेल्प नहीं करते, चाहे चाइल्ड केयर में हो चाहे घर का काम हो। अगर महिलाएं काम, और आज लोग चाहते हैं कि महिलाएं काम करें। और फाइनली मैं ये पॉइंट बोलना चाहूंगी कि आज की जो यंग गर्ल या वुमन है इंडिया में, उसकी एस्पिरेशंस को समझिए। वो पढ़ना चाहती हैं, वो बच्चे कम पैदा करने चाहती हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, उनको पौष्टिक भोजन देना चाहती हैं। और फाइनली जिस देश में हम पौष्टिक आहार नहीं दे सकते, स्कूल्स की मारामारी है, स्कूल्स एडमिशन इतना मुश्किल है, हमारे प्राइवेट स्कूल्स में तो वहां पे आबादी बढ़ाने की बात कैसे कर सकते हैं हम? और संख्या बढ़ाने की कैसे बात कर सकते हैं? पहले हम ये सब फिक्स करें। फाइनली मैं बस सिर्फ इतना कहूंगी कि कई सारे विकल्प, डिलिमिटेशन को शायद पोस्टपोन कर देना चाहिए हमें, जब तक आबादी कम हो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में भी आबादी कम हो रही है और हमें
ज्यादा प्रयत्न करने चाहिए नॉर्दर्न स्टेट्स में जहां आबादी ज्यादा है कि हम फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन और वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम करें। बस। हाँ, बिल्कुल। मैं शेखर अय्यर साहब के पास जाऊंगा, उससे पहले गौर साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। इन्होंने कई सारे विकल्प वैसे बताए, मतलब एक साथ कई सारे स्टेप्स आपको उठाने होंगे। एक जो महत्वपूर्ण बात, जो यंग पॉपुलेशन है उनको आप ज़्यादा एम्पावर करिए इकोनॉमिकली या बाकी तरीके से। दूसरा, डिलिमिटेशन को कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। इस तरह के समाधान कितने कारगर होंगे गौर साहब? देखिए, सबसे पहली चीज अभी जैसे कहा गया कि जो राज्य जिनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में ज्यादा है और उनके पास जो रिवर्सल में सारी चीजें, संसाधन उपलब्ध भारत सरकार द्वारा कराए जाते हैं, वो उसकी तुलना में बहुत कम है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात हुई कि जिस तरह से टैक्स पेयर जो है, वो टैक्स पेयर जो इस देश का अर्निंग मेंबर है, जो इस देश के अर्निंग मेंबर इस देश को चलाने के लिए संसाधन और पैसे देता है, उस टैक्स पेयर्स को रिवर्सल में क्या सरकार के द्वारा मिलता है? क्या कोई योजना, क्या कोई चीज, क्या कोई लाभ, हेल्थ का, एजुकेशन का, किसी चीज का? वो टैक्स पेयर को ट्यूशन फी में भी, अपने बच्चों की पढ़ाई में भी एग्जेम्पशन सिर्फ 2 बच्चों के लिए है, और जिनके ज्यादा बच्चे उनके लिए सब फ्री। तो प्रॉपर पॉलिसी की जरूरत है। जिस जगह फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, जिस जगह बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, उसके लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ना कि उनके लिए जो लोग ऑलरेडी अभी मेरे से पहले और भी वक्ताओं ने कहा कि अब लोग बाग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहते, यंग पॉपुलेशन ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। लेकिन ये बात हम शहरों की कर रहे हैं। आज भी आप रूरल बेल्ट में जाइए, आज भी आप पिछड़े हुए राज्यों में जाइए और देखिए, आज भी आप जो बस्तियां हैं, आज भी जो लेबर कम्युनिटी है, वहां पर जाइए और देखिए क्या स्थिति है। दूसरी चीज जो आपने पूछा कि डिलिमिटेशन, ये समस्या तो हमारे सामने सदैव आने वाली है, आगे भी आएगी, क्योंकि जिस तरह से विकसित होगा भारत, उसी तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। गवर्नमेंट को प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए, स्मार्ट शहर की जगह स्मार्ट विलेजेस बनाने चाहिए। यूथ को, आप यूथ के लिए बिल्कुल, इस पे मैं आऊंगा आपके पास, इस पे मैं इस पे मनु जी मैं आऊँगा आपके पास। एक सवाल मैं शेखर अय्यर के पास लेके जाना चाहता हूँ। जब भी बात डिलिमिटेशन की होती है तो हम लोग आबादी को यहाँ पे आधार बनाते हैं। चूँकि आबादी इसका आधार है, इस वजह से ये सारा विवाद पैदा होता है कि हमारी आबादी कम है, हमारी संख्या कम हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे एक थोड़ा सा डायनेमिक अप्रोच अपनाया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए जी लक्ष्मण जी, देखिए, डिलिमिटेशन और पॉपुलेशन स्टेबलाइज करना, उसको अलग करना है। क्योंकि डिलिमिटेशन आप देखिए, जब हमारी लोकसभा सीट्स जो पहले 1951 सेंसस पे 494 सीट्स था लोकसभा में, फिर 1961 सेंसस के बाद वो 522 हुआ, फिर 71 के बाद 543 हुआ। उस पर तब तय हुआ था कि अगर सेंसस की फाइंडिंग से आबादी बढ़ती है, फिर भी लोकसभा सीट वही रहेंगे। ये 2000 तक रखा गया। फिर जब 2000 में, फिर 2001 में अटल जी की सरकार आई, फिर उन्होंने तय किया दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके 2026 तक कर दे। तो इसीलिए कई प्रपोजल्स है। एक तो बात किया जा रहा है, भाई 10% सब स्टेट के लिए बढ़ा दीजिए, फिर वो उस राज्य के हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूशन को, टेरिटरी को रीड्रॉ कीजिए। क्योंकि जब टेरिटरी मतलब डिलिमिटेशन हुआ था, लोकसभा की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये बढ़ाया गया, टेरिटरी को चेंज किया गया। कई सीट जो जनरल सीट्स थे वो फिर रिजर्व हो गए, वो अनुसूचित जाति के लिए हो या अनुसूचित जनजाति के लिए हो, फिर वो चेंज हुआ था। तो इस तरह एक नया अप्रोच होनी चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है, जैसे पहले कहा कि भाई लोकसभा के वैसे रखिए, असेंबली वाला आप थोड़ा उसको संख्या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य का मामला है और डायरेक्टली जो एमएलए है वो उसका डायरेक्टली रोल रहता है उस राज्यों में जो सुशासन को लेकर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो ज्यादातर केंद्र के जो पॉलिसीज हो, कानून हो, उसको लेकर है। तो ऐसी कई सुझाव है। एक सुझाव ये भी है, अक्रॉस द बोर्ड कुछ परसेंटेज डिसाइड करके, कंसेंसस करके आप पॉपुलेशन बढ़ा दीजिए। मान लीजिए यूपी के आज 80 है,
इसको 120 कर दीजिए, तमिलनाडु और पौंडीचेरी मिलाकर 40 है, उसको 60 कर दीजिए। इस तरह की बातें भी हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इसमें थोड़ा मामला आगे बढ़ेगा। नहीं, सेंसस की बाद ही होगा, सेंसस फिगर्स आने के बाद ही कोई फॉर्मूला पर पॉलिटिकल उस पर डिस्कशन और कंसेंसस की बात होगी। बिल्कुल, जब तक सेंसस का फिगर नहीं आएगा तब तक सेंस पता नहीं चलेगा आबादी का, और फिर इसके हिसाब से बाकी जो बंटवारे होते हैं, यहाँ तक कि वित्त आयोग जो पैसे के बंटवारे की बात करता है तो उसके सामने एक समस्या यही आती है कि हमारे पास तो सेंसस है नहीं ताज़ा, तो हम किस आधार पर राज्यों में अपने पैसे का बंटवारा करें। नतीजा ये निकला कि केंद्र सरकार के पूरे हिस्सेदारी का उत्तर प्रदेश अकेले करीब 18% ले जाता है, केरल सिर्फ 1.92% करीब 2% रखता है, बिहार जहां 10% ले जाता है, तेलंगाना 2% लेता है, तमिलनाडु 4% ले जाता है। तो अभय दुबे साहब, ये जो दलील दी जाती है कि कमाते हम ज़्यादा हैं, पैसे वो ज़्यादा ले जाते हैं, तो इस दलील में कितना दम है? देखिए, ये दलील बहुत पुरानी है, लेकिन इस दलील के आधार पर अगर चला जाएगा तो वो संसाधनों का कोई बंटवारा नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर संसाधनों को पैदा करने वाले समान हो। अलग अलग लोगों की क्षमताएं हैं। ये तो बिल्कुल उसी तरह की बात हो गई। हम किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, मान लीजिए मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूं, तो फिर क्या ये इनकार कर दूं कि मैं जो मेंटेनेंस दूंगा, रखरखाव के लिए जो पैसा दे रहा हूं, मैं उसमें से लिफ्ट के पैसे काट लूंगा? लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तो ये तो, या जो एक अपार्टमेंट में एक स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल में जो लोग नहीं आते हैं स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करने के लिए, वो कहे कि नहीं, हम इसका पैसा नहीं देंगे। या कुछ लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपार्टमेंट का, उनसे ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। ये पूरा तर्क जो है ना, ये तर्क सिर्फ अपनी दुश्चिंताओं, इस तरह की दलीलें अपनी दुश्चिंताओं को जताने के लिए दी जाती हैं। अब ये पूरी जो जनसंख्या संबंधी बहस है, आप बहुत अच्छी चर्चा करा रहे हैं। जनसंख्या संबंधी बहस जो है 3 तरह की दुश्चिंताओं पर आधारित है, 3 तरह की एंग्जाइटीज पे आधारित है। पहली एंग्जाइटी है रिप्रेजेंटेशन की एंग्जाइटी, नुमाइंदगी की एंग्जाइटी, और दूसरी एंग्जाइटी है कि आबादी का एक हिस्सा, एक बड़ा, धीरे धीरे करके बुजुर्ग लोगों की संख्या, प्रौढ़ लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और तीसरी एंग्जाइटी सांप्रदायिक एंग्जाइटी है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, इसलिए हिंदुओं की आबादी का, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और इसलिए हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। ये 3 तरह की जो एंग्जाइटीज हैं, इनके आधार पर पूरी बहस। सवाल यह है कि इस बहस को चलाने की नौबत आई क्यों इस तरीके से। मैं कह रहा हूं कि हर तरह के लोग इस बहस में शामिल हैं। सरकार के साथ खड़े लोग भी बहस में शामिल हैं और सरकार के खिलाफ खड़े बहस में शामिल हैं। उसकी मुख्य वजह यह है, जिसको गौर साहब ने बहुत अच्छी तरह रेखांकित किया है, केंद्र सरकार इस समस्या की परवाह ही नहीं कर रही है। तो इस बहस का एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू यह हो सकता है कि इस बहस, चूंकि बात खुल के निकल के आएगी, रेखांकित होगी, बुलंद आवाज में कही जाएगी, तो केंद्र सरकार के कान में जाएगी और वो पहल लेगी, कुछ कोशिश करेगी, योजना आएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये समस्या को सुलझाने की बजाय कोशिश ये हो रही है कि समस्या को कैसे टाला जाए, जितना दिन टल सके टले। यही वजह देखा है, कई बार संविधान संशोधन कर करके परिसीमन की तारीख को आगे बढ़ाता गया। अब हम लोग 2026 तक आ गए हैं, जिसकी तारीख अब नज़दीक आ गई है, तो लोगों की चिंता यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है। प्रोफेसर कुलकर्णी जी के पास चलूँगा मैं, इसके अलग और भी मायने समझूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम जानना ये चाहें कि हम जब कहते हैं कि जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो ज़्यादा लेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो जो ज़्यादा कमाते हैं अपने आप को बड़ा ही पनिश सा फील करते हैं कि हमें दंडित किया जा रहा है, और जो बैठ के खा रहा है उसको आप पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये भी एक दलील दी जाती है। कुलकर्णी साहब के पास जाएंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रीजनल डेवलपमेंट पर काम भी किया। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि अब दक्षिण भारतीय राज्यों को क्यों ऐसा लगने लगा है कि ज़्यादा बच्चे ही अच्छे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, और जैसा कि हमने कहा था कि चलेंगे प्रोफेसर कुलकर्णी साहब के पास। कुलकर्णी साहब, मेरा सवाल ये है कि इस जनसंख्या बढ़ाने के पीछे एक तो दलील थी कि हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारा कम होता जा रहा है, दूसरी दलील ये भी होती है कि जनसंख्या कम होती है तो कई सारे मोर्चे पर आप नुकसान में होते हैं। एक नुकसान ये होता है कि आपके पास चूँकि आबादी कम है, आपको केंद्र सरकार का फंड भी कम मिलेगा। अब इसमें मेरा ये कहना है कि हम लोग इस समस्या का स्थायी समाधान क्यों निकालते हैं। जो फाइनेंस कमीशन है उसने बहुत ही पुराना फॉर्मूला लगा रखा है, जिसके तहत आबादी
का वेटेज करीब 25% है आपके फंड के बंटवारे में। अब इससे ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार पॉलिसी ला रही है उस पॉलिसी को आप अच्छे से अमल कर रहे हैं तो उसका वेटेज आपको उतना नहीं मिल रहा है, तो क्षेत्रीय विकास जो है, इम्बैलेंस डेवलपमेंट जो है हो रहा है। तो अब क्या समय आ गया है कि इस पुराने फॉर्मूले को बदला जाए और अब जो राज्य ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे उस परफॉर्मेंस के हिसाब से उस राज्य को अवॉर्ड किया जाए, ताकि ये जो विकास की असमानता है, डेवलपमेंट की इनइक्वालिटी जो है वो ठीक हो सके। देखिए, पहले मैं बताता हूँ, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो फॉर्मूला जो फाइनेंस कमीशन का, वो फॉर्मूला बनाती है, पहले फॉर्मूले में कुछ बदलाव करते हैं, वेटेज और ये सभी वो होता है। हर कमीशन अपना अपना रिकमेंडेशन देती है, कंटिन्यूटी एंड चेंज दोनों होता है वहाँ। तो उसमें ये दो सवाल है, कई राज्यों को प्रपोर्शन कम मिलता है, उनके प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन ये सभी जगह होता है। इनकम टैक्स में क्या होता है, जिनकी इनकम ज्यादा हो, अधिक, उनको ज्यादा रेट लगता है, टैक्स का रेट। तो ये जो कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का प्लान होता है, वो फाइनेंस कमीशन भी करती है कि जिनकी इनकम कम हो, जिन स्टेट्स की, उनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट देते हैं, जिनकी ज्यादा है उनको थोड़ा सा उनसे कम होता है। तो थोड़ा वो ट्रांसफर होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 100% तो नहीं होता, लेकिन कुछ तो ट्रांसफर होता है। और दूसरी बात यह है कि आबादी एक फॉर्मूला है, अगर आबादी स्टेट की कम हुई तो उसे कम मिलेगा, वो तो ठीक ही है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। जिसकी कम आबादी है अब, तो उनको शेयर जो है वो भी कम मिलेगा। मुद्दा ये है कि कई स्टेट्स जो है, जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस में आगे है, दक्षिण के राज्य महाराष्ट्र, पंजाब वगैरह से, इनकी इनकम ज्यादा है, इनकी इनकम भी ज्यादा है, तो उनकी इनकम भी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है उनकी, और वो इनकम डिफरेंस का एक फैक्टर होता है फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन में। जिनकी इनकम ज्यादा है, स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम, उनको थोड़ा कम बेनिफिट मिलता है। जो इनकम टैक्स का जैसे लॉजिक लगाते हैं, रैशनैलिटी लगाते हैं, वही लगाते हैं। सो ये दोनों कंबाइन हुए, जो स्टेट्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आगे हैं, उनकी इनकम भी ज्यादा है, उनकी डेवलपमेंट भी अच्छी हुई बाय एंड लार्ज, एक दो एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, बाय एंड लार्ज उनकी डेवलपमेंट अच्छी हुई। दक्षिण के सभी राज्य, महाराष्ट्र, पंजाब वगैरह, उनकी डेवलपमेंट अच्छी हुई। सो वो दोनों में आगे है, इनकम में आगे है, जनसंख्या कम करने में, मतलब प्रजनन दर कम करने में आगे है। और तो दोनों का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो जाता है, इसलिए लगता है कि बहुत इफेक्ट हो गया है, लेकिन ये दोनों फैक्टर जो है वो उसी के लेवल पे जाते हैं। और इसलिए ये थोड़ा सा नाराजगी तो है, सभी जगह नाराजगी है। मैं अब कर्नाटक में रहता हूँ, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, केरला में, सभी जगह नाराजगी है कि हम इतना कंट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल पूल के लिए, लेकिन हमें कितना कम मिलता है, ये तो सभी जगह। लेकिन ये तो सिस्टम में है। हालांकि मेरा मानना है जी बिल्कुल, मेरा मानना है कुलकर्णी साहब की नाराज़गी कुछ हद तक जायज़ भी होती है कि मिसाल के तौर पर एक घर में 4 बच्चे हैं और 3 बड़ी मेहनत करके कमा रहे हैं और चौथा खेलते कूदते रहता है, कमाता नहीं है, लेकिन पैसा उसको भी बराबर ही जाता है, तो ये थोड़ी सी नाराज़गी होती है। इनकम टैक्स की दलील हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट ने भी दी, मैं उस दलील से बहुत सहमत इसलिए नहीं होता हूँ कि मेहनत तो दोनों कर रहे होते हैं और हम इनकम टैक्स का बंटवारा बराबर करते हैं ताकि जो अंडर डेवलप है उसको हम लोग डेवलप करना है। यहाँ पर अंडर डेवलप जो है वो डेवलप होना चाहता ही नहीं है, तो उसको तो हमें पनिश करना पड़ेगा या फिर उसको डिसइंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2-3 साल से एक खास स्कीम भी चलाई है कि जो राज्य ज़्यादा सही से फिजिकल प्रूडेंस का पालन करेंगे, एक्सपेंडिचर पे लगाम लगाएंगे, मिसयूज़ सब्सिडी का रोकेंगे, उनको सस्ते ब्याज दर पे हम लोन मुहैया कराएंगे, सस्ते में ग्रांट देंगे। तो ये स्कीम बड़ी अच्छी चली। अब स्टेट के बीच में एक कंपटीशन सा हो गया कि हम ज़्यादा बेहतर करेंगे तो हमें ज़्यादा सस्ते में पैसा यहाँ पे मिलेगा। मनु गौर साहब, इस समस्या के समाधान के तौर पर कई एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जनसंख्या ना बढ़ाएं, हम लोग माइग्रेशन को बढ़ावा दें, होने दें खुल करके। माइग्रेशन बढ़ेगा तो अपने आप ये जो इम्बैलेंस, असंतुलन है विकास का, ये खत्म हो जाएगा। ये दलील कितनी सही है? गौर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? आप म्यूट पे हैं शायद आप। सॉरी, हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? गौर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। जी आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है, जी बताएं। देखिए, अभी जो है ना, जो आपने बात कही कि माइग्रेशन को बढ़ावा दिया जाए, ये माइग्रेशन का ही कारण है
कि हमारी दिल्ली का क्या हाल है। अभी दिवाली का समय आने वाला है और पॉल्यूशन की क्या स्थिति होगी दिल्ली में, आप खुद देख लीजिएगा। तो मेन चीज ये है कि हमें संसाधनों के अनुरूप, और संसाधन जैसे पूनम जी ने एक बार कहा भी था, संसाधन सिर्फ पैसे नहीं होते हैं। संसाधन में हमारे सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन, हमारी नौकरियां, हमारे हर तरह के सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आज की स्थिति ये है कि हम बात कर रहे हैं कि वो मिड डे मील में अच्छा पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता। अरे नहीं दिया जा सकता। इतनी बड़ी आबादी के लिए पौष्टिक आहार, जिस देश में वर्ल्ड वाइड जो केमिकल फर्टिलाइजर्स बैन है और जिस देश में वो धड़ल्ले से उपयोग करे जाते हैं, जिस देश में खाने के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता, जिस देश में पीने के लिए पानी शुद्ध नहीं मिलता, सांस लेने के लिए हवा शुद्ध नहीं मिल रही, आप और क्या दे पाएंगे। तो सबसे मेन चीज ये है, माइग्रेशन अपॉर्चुनिटी के लिए लोग बाग जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, लेकिन हमें शहरों को भी सीमित करना चाहिए कि शहर में कितनी जनसंख्या निवास करने की स्थिति में है। शहर ऐसे ऐसे शहर हैं, आप बेंगलोर की स्थिति अभी आपने पुरानी रिपोर्ट्स देखी होंगी, अंडरग्राउंड वाटर लेवल 0 हो जाता है। क्यों? आप इतना आबादी वहां पे बसने क्यों देते हैं? इतनी ट्रैफिक, इतना पॉल्यूशन। तो प्लान माइग्रेशन होना चाहिए। सरकारों को नए शहर बसाने चाहिए, डेवलप्ड। अब हम कहते हैं स्मार्ट सिटी बसाएंगे, पुराने शहरों में स्मार्ट सिटी के नाम पे बजट खर्च होगा, लेकिन प्लान नया शहर हम नहीं बसाएंगे। आज भी पूरे देश में एग्जाम्पल दिया जाता है कि चंडीगढ़ जैसा वेल प्लान्ड सिटी नहीं है कोई भी दूसरा। तो आज भी उस प्लानिंग को हम आज तक गा रहे हैं जो अंग्रेजों ने करी थी, हम उस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक इफेक्टिव पॉपुलेशन पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि बस ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को पे हंटर चलाओ और उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोको। नहीं, पॉपुलेशन पॉलिसी का मतलब है कि आप पॉपुलेशन का, अपनी पॉपुलेशन का रिसोर्सेज के हिसाब से किस तरीके से मैनेजमेंट करें। तो इस चीज की हमारे देश में बहुत आवश्यकता है। 76 में ये बात डिलिमिटेशन कमीशन में उठी, टाल के 25 साल टाल दिया गया। 2002 में उठी, फिर 25 साल टाल दिया गया, और शायद इस बार भी टाल दिया गया। तो कभी तो हमें प्रॉब्लम को सरकारों को एड्रेस करना पड़ेगा, कभी समस्या से दो चार होना पड़ेगा और करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। शेखर अय्यर साहब, मुख्य मुद्दा मुझे लगता है यही है कि ये जो आबादी बढ़ाने और आबादी घटाने वाली डिबेट है, इसमें अगर हम लोग कोई ऐसा संतुलित उपाय निकालें जिसमें आबादी घटाने वाले को डिसइंसेंटिव भी ना मिले, आबादी बढ़ाने वाले को इनाम भी ना मिले, क्या हो सकता है रास्ता? देखिए, सबसे पहली बात क्या है, देखिए ये देश एक है। राज्यों के हिसाब से आप ये नहीं कर सकते। पे चले गए फिर से लगता है। मेरी आवाज आ रही है? अब ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है, बताएं। हाँ, नहीं, देखिए इस पे क्या प्रॉब्लम है। देखिए ये जो डिवोल्यूशन मामला जैसे आपने कहा, ये फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस पर ही होता है, लेकिन क्या हो गया है, इस पे भी थोड़ा राजनीति आ गया है, जिसकी वजह से देखिए बिहार जैसे राज्य या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उस समय केंद्र की उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई अलग कारण से। दक्षिण भारत में जो पहले से ब्रिटिश शासन के समय से वहां पे जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हुई थी, जिसके वजह से वहां पे विकास एक और तेजी पर हुआ। तो अभी पूरा फोकस हो रहा है ये जो एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल जो राज्य है, उन पर हो रहा है। तो इसीलिए इस पर डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबका दायित्व बनता है, हर राज्य का दायित्व बनता है कि दूसरे राज्य का जो पिछड़े हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी मदद करना है। ये इसमें कोई ये नहीं हो सकता है कि भाई हम ज्यादा टैक्स दे रहे हैं इसलिए हमें ये करना है। मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, केवल राजनीति है। लेकिन साथ साथ जो अभी देखिए एक बात हमें नोट करनी है, जो हम अभी बात कर रहे थे फर्टिलिटी रेट, ये बिहार में भी घट रहा है, उत्तर प्रदेश में भी घट रहा है, मध्य प्रदेश में भी घट रहा है, लेकिन क्या है वो 2 पर ये से ज्यादा है अभी। तो क्या है, यहाँ भी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल दक्षिण भारत में कम हो गया और बाकियों में नहीं हुआ। वहां
सब जगह कम होता जा रहा है, दक्षिण भारत में ज्यादा कम हुआ है फर्टिलिटी रेट, बाकियों में ये हो रहा है। तो आने वाले सालों में आप देखेंगे यहाँ पे घटती रहेगी। और जैसे पहले हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि कहीं भी इंसेंटिव लेकर आबादी नहीं बढ़ी है। जापान से लेकर चाइना में देखिए, जितने भी आप इंसेंटिव दे दो, कोई बड़ा परिवार नहीं चाहता है, ये भी एक फैक्ट है। सो परिवार बढ़ा के काम नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जितना हम डिलिमिटेशन को अलग कर दे और पॉपुलेशन मैनेजमेंट को दूसरी तरफ से देखे, जो बातें यहाँ की गई है कि जो जिस तरह के हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बाकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, और साथ में जो राज्य पीछे उनको भी हाथ पकड़ के आगे ले आना है, तभी जाके माइग्रेशन जैसा प्रॉब्लम आपको सॉल्व होगा। आज आप मैं इसी पे दक्षिण नहीं, मैं बताना चाहता हूं, आज केरला में नहीं, केरला में, तमिलनाडु में जो फार्म लेबर, जो एग्रीकल्चर लेबर, वो बिहार असम से आ रहे हैं, बिहार असम से जाके तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए ये प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन जो है तभी खत्म होगा जब आप एक प्रकार से एक इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे और जो राज्य पीछे है उनको पूरी मदद देकर उनको आगे ले आना है, तभी जाके ये जो बाकी जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी। आप बिल्कुल। अभय दुबे साहब, जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हम काफ़ी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लंबे समय से मतलब पिछले कुछ सालों से, 4-5 सालों से हम लोग मौजूदा केंद्र सरकार से की तरफ सुनते जा रहे हैं, आपको लगता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अगर वास्तव में हम लोग धरातल पर उतारते हैं तो इस तरह की समस्या या फिर कहें दक्षिण भारतीय राज्यों का जो डर है वो कुछ हद तक खत्म हो सकेगा? बंधुवर, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार पॉलिटिक्स को क्यों बीच में ले आता हूं। दिक्कत की बात यह है कि भारत में जो भी चीज प्रोसेस होती है, जो भी चीज पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इसका एक बहुत अहम हिस्सा है, पॉलिटिक्स को लाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे देश में रोज रोज ये नारा दिया जाता है डबल इंजन की सरकार का, क्या ये चीज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से मेल खाती है? ये बाकायदा राज्य सरकारों के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उसके लिए एक धमकी है कि अगर आप हमारी सरकार नहीं चुनेंगे, हम आपको देख लेंगे, हम संसाधनों के बंटवारे में आपको तंग करेंगे, आपका विकास उतना नहीं हो पाएगा, हमारी पार्टी की सरकार चुनो तभी आपके राज्य का विकास होगा। हम लोग कोई डबल इंजन की सरकार का जो नारा है, ये नारा तो फेडरलिज्म के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, किसी भी किस्म की समता मूलक राजनीति के खिलाफ है। आप एक पिछड़ा राज्य है, मान लीजिए उसने केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी सरकार बनाने से इनकार कर दिया वहां की जनता ने, तो अब केंद्र उसको दंडित करेगा उसको। तो ये जब डबल इंजन की सरकार का नारा चल रहा है और दूसरी तरफ हम लोग चर्चा कर रहे हैं ठंडे ठंडे बैठे हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर, तो ये नारा पूरी तरीके से कुठाराघात है। जो सरकार ये नारा दे रही है वो दूसरे एक जुबान से वो देती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात और दूसरी जुबान से कहती है डबल इंजन की सरकार। दोनों में क्या मेल है आपस में? हालांकि सरकार की आलोचना करने के लिए हमारे पास सरकार के एक नुमाइंदे का होना ज़रूरी होता है, या फिर सरकार का प्रतिनिधित्व कोई कर रहे हो। तो हमारे भी जितने भी वक्ता हैं वो सारे एक न्यूट्रल कह सकते हैं एनालिस्ट हैं। तो इस वजह से हम लोग सरकार को बहुत ज़्यादा कटघरे में लाने से फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सरकार की तरफ से कोई अपना पक्ष रखने वाला नहीं है। लेकिन वैलिड पॉइंट है, आपने जो बात कहा, एक पहलू है, एक पहलू है जिस पे गौर कर सकते हैं। और इस शो का मुख्य मकसद भी यही था कि हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें नॉर्थ और साउथ में जिस तरह से खाई बढ़ती जा रही है, उस खाई को पाटा जाए, दक्षिण भारतीय राज्यों को जो चिंता है उस चिंता को कैसे दूर किया जाए, इसका क्या उपाय हो सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत ही काफ़ी रचनात्मक सुझाव दिए। आमतौर पे ऐसे मुद्दे पे कई बार लोग सतही बातें करते हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही गहराई से बातें रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शो को देखने के बाद शायद नीति निर्धारक कुछ एक रास्ता निकालेंगे। लेकिन एक बात सही है कि दक्षिण भारतीय राज्यों का जो डर है उस डर में भी दम है, लेकिन उपाय सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना एक उपाय नहीं हो सकता है। और जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा भी कि अब जनसंख्या बढ़ाने में व्यक्तिगत तौर पे लोग भी रुचि नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर अपने बोझ पड़ते हैं, अपने उनकी पारिवारिक संतुलन बिगड़ता है। तो जनसंख्या बढ़ाने वाले जो नारे दिए जा रहे हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से, उससे अलग हट करके हमें कुछ नए रास्ते तलाशने होंगे ताकि विकास का जो
असंतुलन है वो भी खत्म हो, दक्षिण भारतीय राज्यों का जो डर है वो भी खत्म हो, और सबसे बड़ी बात कि समस्या को टाला ना जाए, समस्या का समाधान निकाला जाए, भले ये समाधान तात्कालिक ना हो, लॉन्ग टर्म का हो। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ इस शो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।